उसी जगह आप राजस्थान में देख लीजिए। राजस्थान में अभी कुछ ही दिन पहले एक घटना हुई जिसपे मोनू मानेसर वाला घटना आप देख लीजिए किस तरह से राजस्थान जुनैद जमशेद वाला, उसमें राजस्थान सरकार बिल्कुल खामोश रहती है और बाद में जब लोग आवाज़ उठाने लगते हैं तो कार्रवाई करती है। मगर वो कार्रवाई मैं समझता हूँ कि एक लोगों को दिखाने के लिए एक कार्रवाई है, मगर वो असल में कोई कार्रवाई नहीं। ऐसे सैकड़ों मामले हैं, मगर विपक्ष के जो राज्य में ये सारी घटनाएं होती है वो देखने को नहीं मिलती। आप पश्चिम बंगाल में भी देख लीजिए। देखिए, राजस्थान में 2022 जून के महीने में एक घटना हुआ था, सबों को याद होगा। कन्हैया लाल तेली जी दर्जी दुकान में कुछ नौजवान कुछ मुस्लिम नौजवान दाखिल होते हैं और उन पर हमला करते हैं, फिर कन्हैया लाल की मौत हो जाती है। इसका इम्पैक्ट इस चुनाव में देखने को मिला। लेकिन जिस तरह से पोस्टरों द्वारा प्रचार किया गया, क्या ये सही था? देखिए, कन्हैया लाल का इम्पैक्ट ये मानना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को इस्तेमाल किया है, ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल किया है, ये समझना होगा। हिंदू वोट बैंक हासिल करने के लिए उन्होंने काफ़ी कोशिशें की और इस कोशिश में भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिली है। कहा गया कि देखो, मुसलमानों के लिए ऐसा गलत काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे 9% मुसलमानों की आबादी है, कुछ खास मुसलमानों के लिए तरक्की नहीं हुई है। देश की जनता, देश का युवा, जिसे रोजगार के नाम पर वोट देना चाहिए, जिसे महंगाई के खिलाफ वोट देना चाहिए, देखा जाता है कि आज भी वो युवा, वो जनता मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट दे रही है, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दे रही है। तो ये तो बहुत बड़ा समस्या है। इंडिया अलायंस जो कि गठबंधन है भाजपा से लड़ने के लिए, एनडीए से लड़ने के लिए बनाया गया है। क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में इंडिया अलायंस वो काम कर पाएगी, मोदी मैजिक को गिरा पाएगी? 5 में से 4 राज्य का आज रिजल्ट आता है। देखा यह जाता है कि कांग्रेस सरकार को 2 राज्यों में नुकसान होती है, लेकिन एक राज्य यानी तेलंगाना में उसे फायदा होता है और कांग्रेस की सरकार बन जाती है। पर दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जो थी एग्जिस्टिंग, वो सत्ता खो देती है। इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। लोग जो है कांग्रेस के नेताओं पर ये सवाल कर रहे हैं कि युवाओं को मौका नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये सरकार गिरी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस लगातार मुसलमानों के समर्थन में एक प्रचार कर रही थी, हिंदू विरोधी सरकार का भी आरोप कांग्रेस पर लगाया जा रहा है। इस विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस विषय में जुड़े हैं 2 पत्रकार। मेरे दाएँ जानिब है द इको से मोहम्मद तनवीर और मेरे बाएँ जानिब है द DK से मुजाहिदुर रहमान, जिनसे हम उनका ओपिनियन जानेंगे आज के इस रिजल्ट के बारे में। और चूंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि ये एक सेमीफाइनल था, ये एक टेस्ट था, आने वाला फाइनल जो चुनाव होने वाला है 2024 में, अगर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इस चुनाव में हार गई है तो आने वाले चुनाव में वो मोदी के सामने कैसे टिकेगी। तो सबसे पहले मैं बढ़ूंगा द इको के पत्रकार मोहम्मद तनवीर से। मैं जानूंगा कि आज के इस रिजल्ट को आप कैसे देखते हैं? चुनाव के बाद, मतलब वोटिंग के बाद एग्जिट पोल जो तमाम टीवी न्यूज़ चैनल ये बता रही थी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन ठीक नतीजों के बाद काफ़ी उलटफेर होता है। मध्य प्रदेश में फुल बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता हासिल करती है। राजस्थान में 5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी कमबैक कर रही है। तो वसुंधरा राजन एक फैक्टर माना जा रहा था कि वो एक चेहरा बनेगी, लेकिन बीजेपी ने दोनों राज्यों में सीएम का कैंडिडेट नहीं दिया और इन दोनों राज्यों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। अब 50 से ज़्यादा सीटों का नुकसान होता है मध्य प्रदेश में, 30 से ज़्यादा सीटों का नुकसान होता है राजस्थान में। अगर आप वोट परसेंटेज की बात करें तो 9% का फ़र्क होता है मध्य प्रदेश में। अच्छा। और राजस्थान में 3% का फ़र्क होता है, यानी 3% वोट कांग्रेस को कम मिली है बीजेपी से। अच्छा। सीटों के एतबार से काफ़ी फ़र्क है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सबसे ज़्यादा नुकसान इन 2 राज्यों में हुआ है। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भूपेश के नेतृत्व में सरकार काफ़ी अच्छा चल रहा था। कांग्रेस की तरफ से दावे किए जा रहे थे, कई स्कीम लॉन्च किए गए और 5 साल में कांग्रेस ने काफ़ी काम किया। उनके जितने लीडर हैं, प्रियंका गांधी का वहाँ पे रोड शो हुआ, कई मीटिंगें हुई। प्रियंका गांधी काफ़ी मकबूल हैं औरतों में, औरतों को लेकर वहाँ पे उनकी कई सभाएं हुई। देखा जा रहा था, माना जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रहेगी, लेकिन वहाँ पे भी रिजल्ट ठीक है बीजेपी के फेवर में होता है। तनवीर भाई, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो द DK के मुजाहिदुर रहमान हैं, तेलंगाना में जो जीत हुई है
और MIM के सीट भी वहाँ पर देखने को आया कि घटे हैं। अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी का जो जलवा था वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई दे रहा है तेलंगाना में। तो कांग्रेस जिस तरह से आगे आई है और वहाँ एक और चीज़ वहाँ से तस्वीर निकल कर आई है, जहाँ वहाँ भाजपा की 1 सीट थी, अभी वहाँ पर तकरीबन 8 सीट मिली है। कैसे देखते हैं इस तस्वीर को? देखिए, तेलंगाना का जो चीज़ है वहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। और जिस तरह से BRS की गवर्नमेंट पहले से चल रही थी, MIM की गवर्नमेंट, कई लोग उससे ख़ास करके मुसलमान माइनॉरिटी के भी लोग और भी तमाम लोग जो है उससे इत्तेफाक नहीं रखते थे, क्योंकि तेलंगाना में जिस तरह से राहुल गांधी का एक चेहरा भारत जोड़ो यात्रा से उभरता है, उसके बाद कहीं ना कहीं बिल्कुल साउथ में भारत जोड़ो यात्रा का एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, जो हिंदी बेल्ट में उतना असरदार नहीं दिखता है। जो वही फैक्टर रहा साउथ में। आपने देखा होगा कर्नाटका किस तरह से कांग्रेस जो है जीतती है, और इसके बाद तेलंगाना। मगर हिंदी बेल्ट में भारत जोड़ो यात्रा का उस तरह का खासा असर देखने को नहीं मिलता। मगर 3 राज्यों में जहाँ पे कांग्रेस बिल्कुल पीछे है, उसकी बड़ी वजह मैं ये मानता हूँ कि तीनों नेता, तीनों अशोक गहलोत, सचिन पायलट, तमाम नेता जो हैं ये सब सीनियर नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अनुभवी नेता हैं। मगर इस बार उनसे बड़ी चूक हुई है कि उनको गुरूर, घमंड, इस वजह से जो है युवाओं को मौका नहीं देना, ये बड़ा फैक्टर रहा है, जिसकी वजह से ये हार हुई है तीनों राज्यों। सोशल मीडिया पर भी लोग कई सवाल कर रहे हैं और युवाओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो तनवीर भाई, चूँकि आप एक अनुभवी पत्रकार हैं, 10-12 साल से इस फील्ड में हैं, क्या लगता है कि युवाओं को नहीं लेने की वजह से आज कांग्रेस पार्टी को ये खामियाजा भुगतना पड़ा, जैसा कि मुजाहिद ने कहा? देखिए, युवाओं का तो एक मसला था, बेरोज़गारी का मसला था। बेरोज़गारी पर कांग्रेस से बात करते आ रही है, लगातार राहुल गांधी मुद्दों में नौजवानों को सामने रख रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी में नौजवानों को मौका नहीं मिलता है। अच्छा। आप देख लीजिए, राजस्थान में सचिन पायलट एक उभरते हुए लीडर तो नहीं कह सकते, एक मजबूत लीडर है। जिस तरह से कांग्रेस में आज से तकरीबन 4 साल पहले सचिन पायलट और सिंधिया की एक जोड़ी बताई जा रही थी कि कांग्रेस का फ्यूचर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को मौका ही नहीं दे रही थी राजस्थान में, और इसका खमियाजा यहाँ मैं आप रोक रहा हूँ, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ मुजाहिद। ज्योतिराज सिंधिया तो भाजपा में चले गए, क्या लगता है कि उनको मौका आगे नहीं दिया जा रहा था, इसीलिए चले गए क्या? देखिए, जिस तरह से पिछले विधानसभा जो चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, उसमें सिंधिया ने काफ़ी मेहनत किया, उनके दल से कई MLA जीत कर आए, सरकार बनी, और उनको एक उम्मीद थी कि मुझे डिप्टी CM बनाया जाएगा या CM बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें CM नहीं बनाया गया। और उनके जो दल के जो लीडर, उनको मंत्री भी नहीं बनाया गया। इस वजह से काफ़ी नाराज़ थे, और यही नाराज़गी कांग्रेस को नुकसान इस बार भी पहुंचाई है। ठीक है, क्या चीज़ में ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने देखा होगा राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार, और वहाँ पे सचिन पायलट, एक बड़ा योगदान सचिन पायलट का पूरे राजस्थान में है। मगर वहीं पे अशोक गहलोत का कहना है कि जादूगर हूँ, इस तरह का बड़ा बड़ा दावा करना, ये कहीं ना कहीं इस चुनाव में देखने को मिला। और लोग अब जो है पुराने जनरेशन के नई सोच को पसंद कर रहे हैं और नई परिवर्तन चाह रहे हैं, जिस वजह से ये सारा कुछ। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि राजस्थान, दोनों ही भाइयों से मैं ये सवाल करूंगा और मैं चाहूँगा कि 1-1 मिनट में आप दोनों जवाब देंगे। राजस्थान में आपसी जो इख्तलाफ थे कांग्रेस पार्टी में, सचिन पायलट और उनके साथ जो थे, और उन दोनों में देखा गया कि बहुत दिनों से मनमुटाव चल रहा था। क्या लगता है कि इसी का खामियाजा कांग्रेस को राजस्थान में भुगतना पड़ा? देखिए, आप एक देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुकाबला कर रहे हैं और एक बड़े चुनाव में, ऐसे में यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो कांग्रेस में नहीं देखने को मिला। अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इन दोनों के दरमियान मतलब पिछले 5 वर्षों से तनाव का माहौल कभी देखा जा रहा था कि दोनों खेमों से इस तरह से होता था कि स्टेज पे नाराज़ हो जाते थे उनके लीडर, और ये खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सचिन पायलट को मौका देना चाहिए, चेहरा बनाना चाहिए। जिस तरह से
भारतीय जनता पार्टी के पास 8 से 10 सीएम कैंडिडेट थे राजस्थान में, वसुंधरा राजन बनेंगे या कोई और बनेगा, लेकिन कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही चेहरा, अशोक गहलोत। तो उनके अलावा कांग्रेस को कोई चेहरा सामने लाना चाहिए था। सचिन पायलट के अलावा और भी कई ऐसे चेहरे थे। वो आने वाले दिनों में कांग्रेस को सबक लेने की ज़रूरत है। सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है, इंडिया अलायंस गठबंधन बना है। मैं एक महत्वपूर्ण बात ये यहाँ पे अपने दर्शकों को बताऊंगा कि इंडिया अलायंस बना। इंडिया अलायंस बनने के बाद टीवी डिबेट में हमारे अलायंस का कोई भी नेता नहीं जाएगा जी, वो बॉयकॉट किया गया था। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान जितने ये बड़े टीवी चैनल है, सीएम कैंडिडेट हो या कांग्रेस का कोई बड़े नेता, वो वहाँ पे नजर आए। मतलब वो बॉयकॉट बस वक्ती तौर पे था। तो वो वक्ती तौर पर था। आपने ऐलान कर दिया था कि बॉयकॉट करेंगे, हमारे कोई इंडिया अलायंस के नेता नजर नहीं आएंगे। लेकिन सीएम खुद, जो सीएम के कैंडिडेट है, वो बयान दे रहे हैं, वो अशोक गहलोत हो या आपके कमलनाथ मध्य प्रदेश से जो है। इंडिया अलायंस पर हम आएंगे, वो भी सवाल पर हम आएंगे। उससे पहले मुजाहिद का मैं समझता हूँ कि ओपिनियन ले लेना चाहिए कि बिल्कुल, एक जिस तरह से युवाओं को पीछे रखने के, जो दोनों के बीच में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो इख्तलाफ थे, मनमुटाव देखा गया था पिछले कई वर्षों से, क्या लगता है कि राजस्थान में इसी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से जनता के सामने एक साफ सुथरी छवि दिखाना पड़ता है, जो रखना पड़ता है, मगर कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें फेल रही और हर वक्त जो है लड़ाई सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में चलता रहा। अशोक गहलोत के खेमत से जादूगर कहा बोला जा रहा था और दूसरे तरफ सचिन पायलट के तरफ से समर्थक जो है वो अपनी बात रख रहे थे। ये एक जनता में जो है एक गलत मैसेज जा रहा था कंटिन्यू। अच्छा, एक और सवाल जो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब भाजपा जीतती है तो हमेशा ईवीएम पे सवाल उठाया जाता है। लोग उठाते हैं ईवीएम पे सवाल कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है, जब तक ईवीएम है भाजपा की सरकार होगी। लेकिन ये भी देखा जाता है किसी दूसरे राज्य में कोई दूसरी पार्टी अगर जीतती है तो कोई ईवीएम पे सवाल नहीं उठता है। कैसे देखते हैं एक पत्रकार होने के नाते? देखिए, ऐसे कई मामले आ चुके हैं कई चुनाव के बाद, लेकिन इस बार का जो चुनाव हुआ, हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि बैलेट बॉक्स लोग लेकर भाग रहे हैं, बैलेट बॉक्स की चोरी हो गई। लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा कोई घटना सामने नहीं आया। तो जहाँ तक ईवीएम की बात है, वो मैं नहीं कह सकता हूँ कि कोई देखिए टेक्निकल फॉल्ट एक अलग होता है, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी होने की बात, आपका सवाल बहुत ही सही है कि अपोजिशन पार्टी की अगर हारती है और बीजेपी जीतती है जनता तो उठाती है हमेशा। नहीं, ये जनता नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से उठाया जाता है। पर भी लोग चर्चा करते हैं। सत्ता वाले पार्टी के पास एक एलिगेशन होता है, लेकिन इस बार तो हमने नहीं देखा है। अच्छा। तो हम देखिए, बीजेपी ने काम किया है, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने काम किया है, ये मानना होगा। ग्राउंड लेवल पे उनके पार्टी वर्कर ने कड़ी मेहनत की है। प्रधानमंत्री से लेके जितने यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने वहाँ पे कैंपेनिंग किया है। राजस्थान में भी कैंपेनिंग किया। छत्तीसगढ़ में फाइट था, नेट टू नेट फाइट, और छत्तीसगढ़ में ये बताया जाता है कि भूपेश बघेल की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। तो भारतीय जनता पार्टी 2024 का लक्ष्य को लेकर ये चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस तना लड़ रही थी। अलायंस के कोई बड़े लीडर देखने को नहीं मिले, नौजवानों का कोई चेहरा देखने को नहीं मिला। वही चेहरा जो इंदिरा गांधी के वक्त से चला आ रहा था, राजीव गांधी के वक्त से चला आ रहा था, उन्हीं चेहरों को सामने लाकर चुनाव लड़ा गया। अब मौका आपको नए लीडर को देना होगा। एक तरफ जहाँ पे मोदी है, जिसे कहा जाता है कि मोदी मैजिक, तो आपको एक उनके मुकाबले के लीडर को सामने लाना होगा। और अगर औरतों का वोट आपको लेना है तो कांग्रेस के पास एक चेहरा है, प्रियंका गांधी। उसको तमाम राज्यों में इस्तेमाल करना होगा। लेकिन हमने देखा कि सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही प्रियंका गांधी महदूद रह गई। छत्तीसगढ़ में उन्होंने कई ऐसी सभाएं की, लेकिन फायदा नहीं हुआ। आपको प्रियंका को इस्तेमाल करना होगा जी। अच्छा, मोदी मैजिक के बारे में तनवीर भाई ने कहा, कैसे देखते हैं मोदी मैजिक को? देखिए, मोदी मैजिक एक फैक्टर है, क्योंकि राजनीति में एक होता है जो स्लोगन होता है, जैसे हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये सारे चीज़ लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। जब आप वोट करने जाते हैं तो एक सोच के जाते हैं।
तो ये सारे चीज़ों को बार बार मोदी मैजिक भी पहुंचाया जाता है, मगर विपक्षी पार्टियां जो है कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ों में बिल्कुल फेलियर है। भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा होगा कि जिस तरह से राहुल गांधी की एक छवि उभरते हुए सितारा की तरह छवि बनी, वो काम तो नहीं आई। नहीं वो काम आई, मगर वो साउथ में काम आई। अच्छा। हिंदी बेल्ट इलाके नहीं में है। हिंदी बेल्ट में हाँ। उसका असर बिल्कुल ना के बराबर रहा। हिंदी इलाकों में हिंदी बेल्ट में वो जो है मोदी मैजिक, हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये सारा बड़ा फैक्टर रहा है। अच्छा, ये एक सवाल और होगा कि आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? जी, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के जहन में डाल दिया है हाँ। कि उनकी पार्टी एक ही है, वो भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा। और लोग समझ चुके हैं तो हमारा कोई अपना पार्टी है तो वो बीजेपी है। हाँ। इसका फ़ायदा बीजेपी को इस चुनाव में देखने को मिला है। हाँ। क्योंकि देखिए, अगर कि आप उड़ीसा में देखें, नवीन पटनायक की है वहाँ पे सरकार, तो लोगों के जहन में है हमारा एक ही पार्टी है, नवीन पटनायक की पार्टी, नवीन पटनायक को ही दोबारा लाएंगे। उस तरह से बंगाल में भी है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता समझते हैं कि हमारे लिए कोई है तो वो ममता बनर्जी है। उसी तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों में, आवाम में भारतीय जनता पार्टी दाखिल हो चुकी है और लोग ने मन बना लिया है कि आने वाले भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही हमारे बुरे वक्त पे साथ देगी, काम आएगी। अच्छा, एक सवाल और है कि लगातार आरोप लगता है भाजपा पर कि उनके राज्य में मुसलमानों के साथ, एक जाति एक धर्म के साथ जो है मॉब लिंचिंग की जाती है, बुलडोज़र चलाए जाते हैं। लेकिन ये हमेशा भाजपा पर ही इस चीज़ का आरोप लगता है, चूँकि देखा भी जाता है कहीं ना कहीं के साथ जिस तरह से घटना होती है कुछ महीने पहले और कांग्रेस की सरकार में होती है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल, ये चीज़ जो आरोप लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं सही है। तेलंगाना में जिस तरह से गृह मंत्री ने सरेआम कहा कि मैं माइनॉरिटी का जो आरक्षण है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बनती है तो माइनॉरिटी का आरक्षण को बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। इस तरह के बिल्कुल विवादित बयान, और जिस तरह से और भी राम मंदिर के चीज़ों को उठाना, के खरोद मारना, लगातार लोगों के सेंटिमेंट को ये करना, और ये ज़्यादातर देखने को मिलता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो चीज़ करती है उसको विपक्ष हाईलाइट करने में सफल रहता है। अच्छा। जिस वजह से ये चीज़ें देखने को मिलती है। मगर उसी जगह आप राजस्थान में देख लीजिए, राजस्थान में अभी कुछ ही दिन पहले एक घटना हुई जिस पे मोनू मानेसर वाला घटना आप देख लीजिए, किस तरह से राजस्थान जुनैद जमशेद वाला, उसमें राजस्थान सरकार बिल्कुल खामोश रहती है और बाद में जब लोग आवाज़ उठाने लगते हैं तो कार्रवाई करती है। मगर वो कार्रवाई मैं समझता हूँ कि एक लोगों को दिखाने के लिए एक कार्रवाई है, मगर वो असल में कोई कार्रवाई नहीं। ऐसे सैकड़ों मामले हैं, मगर विपक्ष के जो राज्य में ये सारी घटनाएं होती है वो देखने को नहीं मिलती। आप पश्चिम बंगाल में भी देख लीजिए, कुछ दिन पहले एक लड़के का मॉब लिंचिंग हुआ था, उसका भी सेम ISF का वो लड़का बताया जा रहा था, नाम उसका मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उस पर भी वही हुआ, वो उतना नेशनल लेवल पे वायरल नहीं हुआ। अगर यही बीजेपी स्टेट होता, उत्तर प्रदेश होता, तो ये वायरल बहुत जल्दी और बहुत एक इकोसिस्टम के तहत किया जाता है। मुजाहिद जी का मैंने ओपिनियन लिया जुनैद जमशेद मामले में, आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजस्थान में 2022 जून के महीने में एक घटना हुआ था, सबों को याद होगा, कन्हैया लाल तेली जी दर्जी दुकान में कुछ नौजवान, कुछ मुस्लिम नौजवान दाखिल होते हैं और उन पर हमला करते हैं, फिर कन्हैया लाल की मौत हो जाती है। बहुत बड़ी बेरहमी से हाँ, उसका इम्पैक्ट इस चुनाव में देखने को मिला। लेकिन जिस तरह से पोस्टरों द्वारा प्रचार किया गया, क्या ये सही था? देखिए, कन्हैया लाल का इम्पैक्ट ये मानना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को इस्तेमाल किया है, ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल किया है, ये समझना होगा। हिंदू वोट बैंक हासिल करने के लिए उन्होंने काफ़ी कोशिशें की और इस कोशिश में भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिली है। कहा गया कि देखो, मुसलमानों के लिए सो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे 9% मुसलमानों की आबादी है, कुछ खास मुसलमानों के लिए तरक्की नहीं हुई है। ठीक। तो जो इम्पैक्ट कन्हैया लाल का एक इम्पैक्ट वहाँ पे पड़ा है। कन्हैया लाल के फैमिली को भारतीय जनता पार्टी कितना फ़ायदा पहुँचाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कन्हैया लाल को इस्तेमाल कर लिया गया
ये उनके परिवार को समझना होगा। अब परिवार के लोगों के पास भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है कि नहीं, ये तो समय बताएगी। देश की जनता, मैं आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ। देश की जनता, देश का युवा, जिसे रोज़गार के नाम पर वोट देना चाहिए, जिसे महंगाई के खिलाफ वोट देना चाहिए, देखा जाता है कि आज भी वो युवा, वो जनता मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट दे रही है, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दे रही है। तो ये तो बहुत बड़ा समस्या है। लेकिन आखिरी सवाल की ओर मैं इसलिए बढ़ रहा हूँ चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। इंडिया अलायंस जो कि गठबंधन है भाजपा से लड़ने के लिए, एनडीए से लड़ने के लिए बनाया गया है, क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में इंडिया अलायंस वो काम कर पाएगी, मोदी मैजिक को गिरा पाएगी? क्या लगता है मुजाहिद, आप बताएं। देखिए, राजनीति में हर चीज़ संभव है, कुछ सेकंड में कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। मोदी मैजिक कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, मगर देखना होगा आगे की रणनीति किस तरह से है इंडिया अलायंस की। मगर अभी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने विधानसभा के अंदर बयान दिया कि जातीय जनगणना पर सहमति नहीं बन रही है अखिलेश यादव की, ममता बनर्जी अपने अलग रूट पे तेवर पे है, सब अलग अलग तेवर पे है। ही नहीं इनके पास। पीएम फेस फैक्टर नहीं करता। आपकी जो मन मिजाज सब तमाम चीज़ें मिलना चाहिए और स्ट्रैटेजी आपका जो है एक होना चाहिए, विज़न एक होना चाहिए। मगर यहाँ पे इंडिया अलायंस में बिल्कुल अलग दिख रहा है। हर किसी का अलग अलग अपना अपना ओपिनियन देखने को मिल रहा है, जिसका वजह से अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर से भारतीय जनता पार्टी, मैं आज ये कह रहा हूँ, आप लिख के ले लें, फिर से भारतीय जनता पार्टी 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। मतलब इंडिया अलायंस अगर ठीक तरीके से काम ना करे, उनके आपसी जो इख्तलाफात है वो ठीक ना हो, कितना सहमत है मुजाहिद के इस बात से तनवीर भाई? जी, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है 24 में इंडिया अलायंस को कामयाबी नहीं मिलती दिख रही है। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, जो हमारा तजुर्बा रहा पिछले 13 साल का, 2011 से मैं चुनाव कवर कर रहा हूँ। बंगाल चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। 2011 का विधानसभा हमने कवर किया, 2016 का विधानसभा, 2019 में लोकसभा हुए, 2021 में विधानसभा का मैंने कवरेज किया। तो जब ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो बात वही आती है कि आपके पास चेहरा कौन है। अच्छा। क्योंकि जहाँ 2014 के बाद देश भर में एक बदलाव आया है, नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, मोदी एक फेस बनते हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लगता है। ये चाय की दुकान से लेकर रेस्टोरेंट तक नरेंद्र मोदी की तारीफ में लोग बातें करते नज़र आते हैं। तो ठीक है, इस चुनाव में भी देखने को मिला। मैं आपको बता दूं, एक वाकया पेश आया था मध्य प्रदेश में। अखिलेश यादव के उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया। अब टिकट क्यों नहीं दिया गया? उनका कहना, अखिलेश यादव का कहना था कि हम अलायंस में हैं, हमें कहा गया था कि टिकट दिया जाएगा, लेकिन हमें हमारे उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया। तो ये बात पहले कह देते तो उनकी नाराज़गी साफ सामने आ गई। उसी तरीके से नीतीश कुमार ने भी टिप्पणी किया, कांग्रेस को सामने रखकर निशाना बनाया था। तो इंडिया अलायंस उस तरीके से दिखाई नहीं दे रही है जिस तरीके से हमने यूपीए के दौर में देखा था। 2009 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था और 2005 का लोकसभा चुनाव में यूपीए जिस तरीके से चुनाव लड़ी थी तमाम दल को लेकर, 2009 का चुनाव में हमने देखा कि बंगाल में ममता बनर्जी को लेकर सोनिया गांधी चुनाव लड़ी थी और 2009 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को काफ़ी बड़ी कामयाबी मिली थी, सीपीआईएम को काफ़ी नुकसान हुआ था। 2011 में फिर यहाँ परिवर्तन होता है। तो कांग्रेस से उस वक्त का कांग्रेस और अभी का कांग्रेस में काफ़ी फ़र्क है। अब देखना है कि आने वाले 2024 में इंडिया अलायंस कितनी सीट हासिल कर पाएगी, उसकी लड़ाई है। हम तो कहेंगे सत्ता हासिल नहीं कर पा रही है इंडिया अलायंस। ठीक है, क्या कहेंगे? एक छोटा सा बात तनवीर ने कुछ देर पहले कहा था कि इंडिया अलायंस ने बहिष्कार किया था टीवी डिबेट का। और मोटे तौर पे साफ साफ दिख रहा है बहिष्कार कर रही है इंडिया अलायंस टीवी एंकरों का, और उसी एंकर के गोद में जाके अपना प्रचार प्रसार कर रही है। तो इससे नाइत्तेफाकी साफ पता चलता है कि किस तरह से इंडिया अलायंस के अंदर बिल्कुल स्पष्ट रूप से नाइत्तेफाकी फैली हुई है। अगर ये चीज़ें इसी तरीके से चलती रही तो मोदी मैजिक चलेगा और वो
2024 में बिल्कुल सरकार बना पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम बात कर रहे थे मोहम्मद तनवीर जो द इको से हैं और मुजाहिदुर रहमान जो द DKA से हैं। बात निकल कर ये आ रही है कि कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को अपने विज़न क्लियर करने होंगे, जो उनके बीच में जो मनमुटाव चल रहा है उसे ठीक करना होगा, युवाओं को चांस देना होगा, एक नया चेहरा लाना होगा। अगर मोदी मैजिक को 2024 के चुनाव में हराना है तो इन सारी चीज़ों पर इंडिया अलायंस को और कांग्रेस को काम करनी होगी। वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब और फेसबुक पे फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।